नमस्ते। आलोक ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम शुभम आलोक है और हम आज हमारे सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आगे चल करके हम आज सूर्य का द्वितीय भाव में फल जो है कि उसको देखने वाले हैं। द्वितीय भाव विशेष तौर पर घर परिवार, संपत्ति, बैंक में जमा धन, आंख, माँ बाप से मिलने वाली शिक्षा, रत्न उपरत्न इत्यादि का कारक होता है। फोटोग्राफी, सिनेमा, सिनेमा बनाना, सिनेमा देखना, भोजन, अन्न, जीभ, चेहरा, ये सब भी जो है कि द्वितीय भाव में आते हैं। तो यहाँ पर एक चीज बहुत खास ध्यान रखने की बात है और ये मैं हमेशा कहता हूँ और शायद मैं अकेला ऐसा ज्योतिष हूँ जो कि ये कहता हूँ। और बहुत सारे ज्योतिषियों ने मुझसे इस बात को सीख करके, मेरी वीडियो से सीख करके, मेरे कोर्सेज से सीख करके अपने कोर्सेज में भी पढ़ाना शुरू किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मेरा अपना अनुभव ये रहा है, जो मैंने खुद देखा है कि द्वितीय भाव, जैसा कि मैंने आपको अभी कहा, रत्न उपरत्न का कारक है, जेमस्टोन का कारक है, शनि पत्थर का कारक होता है। लेकिन हम रत्नों को पत्थर की श्रेणी में नहीं डाल सकते। सारे रत्न पत्थर नहीं होते। जैसे मूंगा है, मोती, वो जैविक रत्न है, पत्थर नहीं है। लेकिन द्वितीय भाव जो है और चंद्रमा जो है, ये दोनों ही जो है ये रत्न के कारक है। तो अगर पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित हो, चंद्रमा कमजोर हो, तो भी आदमी को कोई भी पत्थर सूट नहीं करता। साथ ही में दूसरे भाव में भी अगर पाप ग्रह हो, दूसरे भाव का स्वामी अगर खराब हो, तो उस मामले में भी आदमी को कोई भी पत्थर जो है कि वो सूट नहीं करता, कोई भी जेमस्टोन जो है कि सूट नहीं करता। तो इसलिए ज्यादातर लोगों को ये देखने में आया है, ज्यादातर पत्रिका में मैंने देखा है कि लोग मुझसे जब अपनी पत्रिका दिखवाते हैं तो ज्यादातर जिक्र करते हैं कि सर, किसी ज्योतिष ने हमें कहा था कि आपका जी गुरु अच्छा है तो आप पुखराज पहन लो, लेकिन हमें तो जी कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें तो कष्ट परेशानी इत्यादि ही हुई। तो मैं उनको हमेशा ये बात कहता हूँ कि द्वितीय भाव जो है वो जेमस्टोन का कारक है, और अगर द्वितीय भाव पीड़ित है, द्वितीय पीड़ित है, तो उस मामले में पुखराज पहनोगे तो दुखराज हो जाएगा, तो मत पहनो, है ना। तो ये एक थोड़ी सी जो है कि बहुत विशेष बात है, ये आपको जान लेनी चाहिए, ये जो है कि आपको समझ लेनी चाहिए द्वितीय भाव के बारे में। अगर हम सूर्य की बात करें, जैसा मैंने आपको पहले बोला है कि द्वितीय भाव चेहरे को दिखाता है, चेहरे को दर्शाता है, तो द्वितीय भाव में सूर्य होने से आदमी का चेहरा थोड़ा सूर्य से मिलता जुलता है। उन्नत ललाट, बड़ा ललाट होता है, छोटी आंखें होती हैं, और कभी कभी देखने में ऐसा लगता है जैसे ललाट का हिस्सा आगे बढ़ करके आंखों के ऊपर चढ़ता जा रहा है। ठीक है। चेहरा थोड़ा, जैसे कि शेर को बहुत बाल होते हैं, तो वैसे ही ऐसे आदमी के बहुत बाल होते हैं, कभी कभी कान में बाल, और ऐसे गर्दन भी पूरे बाल, पूरे गाल को ढकते हुए बाल, ऐसे बहुत ज्यादा बाल इनको होते हैं। ज्यादातर महिलाओं में भी कभी कभी एक ऐसी समस्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी, जिससे बाल ज्यादा हो जाते हैं। तो द्वितीय भाव में सूर्य का प्रभाव होने से चेहरे पे ये खास निशानी जो है कि वो आपको देखने में मिलेगी। विशेष तौर पे क्योंकि सूर्य देखिए पाप ग्रह है, तो दूसरे भाव में पाप ग्रह जब रहता है तो चेहरे पे कोई चोट का निशान होता है, किसी चोट का, किसी एक्सीडेंट का निशान रहता है। और अगर वैसा ना रहे तो भी चेहरे की बनावट कुछ ऐसी बेढंगी सी होती है कि ऐसा देखने में प्रतीत होगी जैसे यहाँ पर आदमी को चोट लगी है। द्वितीय भाव का सूर्य बहुत गोरा रंग नहीं देता, थोड़ा सांवला रंग जो है देगा, ऐसा आप कहें। द्वितीय भाव में सूर्य होने से घर में पिता का और पिता के परिवार का बहुत दबदबा रहता है, और जातक अपने पिता से जो है कि थोड़ी दूरी भी रहती है, लेकिन वैचारिक समानता जरूर रहती है। ज्यादातर द्वितीय भाव में सूर्य वाले व्यक्ति, अगर मान लीजिए कि माँ बाप अलग हो गए हैं, उसके बावजूद भी, मान लीजिए कि माँ बाप अलग हो गए हैं और वो व्यक्ति माँ के साथ रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कि पिता के लिए कहीं ना कहीं हृदय की गहराइयों में आत्मिक अच्छी भावना जो है कि वो रखता है।
वो परिवार, वो सुखद परिवार जहां माँ बाप साथ रहते हैं, वहां पर ऐसे व्यक्ति पे पिता का बहुत प्रभाव होता है द्वितीय भाव में सूर्य के होने से। वाणी थोड़ी सी तल्ख होती है, हर व्यक्ति को जवाब देने की प्रवृत्ति होती है, इनके खिलाफ कोई भी बात बोली जाए तो उसे बर्दाश्त नहीं करते, और ज्यादातर ऐसा जवाब देने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला निरुत्तर हो जाए। ज्यादातर द्वितीय भाव में सूर्य वाले लोग चुप ही रहते हैं, और जब तक ये अपनी सही समय पे मौन रहना ना सीखें, और जब तक अपने भाषा पे काबू करना ना सीखें, तब तक इनके जीवन में सफलता थोड़ी दुर्लभ ही होती है। क्योंकि देखिए, कर्णकटु जो शब्द हैं वो किसी को भी सुनना पसंद नहीं है। द्वितीय भाव में सूर्य होने से थोड़ा जो है कि क्योंकि मारक भाव है और मारक भाव में पापी है, तो थोड़ा सा जीवन की लंबाई कम करता है। अब इसमें मैं इसको अल्पायु नहीं बोलूंगा, पत्रिका के हिसाब से जितनी भी आयु लगती हो उसमें 5, 7, 10 साल का ह्रास कमी करता है द्वितीय भाव का सूर्य। इसके साथ में ही, क्योंकि मैंने पहले बोला कि 24-25 साल की उम्र, 22 से 25 साल की जो उम्र है उसको सूर्य दिखाता है, तो द्वितीय भाव में जिस व्यक्ति के सूर्य हो वो 22 से 25 साल के बीच में तबीयत इत्यादि खराब रहना, ऐसी कुछ चीजें उसको जो है कि वो देखने में मिली है ज्यादातर। क्योंकि अष्टम भाव पे इसकी दृष्टि होती है, तो अगर सूर्य अच्छा हो, अभी यहां पर देखिए एक थोड़ी सा बात समझेंगे कि हम भाव में ग्रह के जब भी फल कहते हैं, वो ग्रह के अच्छा होने पे अच्छे फल की अधिकता होती है और बुरे फल नहीं होते। ग्रह के खराब होने पर बुरे फल की अधिकता होती है, अच्छे फल नहीं होते। केवल मिश्रित अवस्था में जब ग्रह हो, उसी समय अच्छे और बुरे दोनों फल मिश्र मात्रा में, मिली जुली मात्रा में मिलते हैं। अब इसमें यहाँ पर ग्रह अच्छा कब होगा, ग्रह खराब कब होगा, इसके 3-4 प्रकार हैं। ग्रह अपने बल से अच्छा खराब होता है, राशि स्थिति से अच्छा खराब होता है, भाव स्थिति से अच्छा खराब होता है, इत्यादि। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक बार आगे जैसे जैसे वीडियोस आती जाएंगी, वैसे वैसे मैं ग्रह अच्छा खराब कैसे देखें वो भी मैं बताता रहूंगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि द्वितीय भाव में सूर्य है, और ज्यादातर जब बुरा होता है तब आदमी को पैतृक संपत्ति में कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता। लेकिन अगर द्वितीय भाव का सूर्य अच्छा हो तो आदमी को पैतृक संपत्ति अच्छी खासी मिलती है, और उस पैतृक संपत्ति की वजह से आदमी समाज में एक विशिष्ट नाम भी कमाता है। दूसरे घर के सूर्य की ये बड़ी खासियत है कि उसका, उसके माँ बाप की वजह से, उसके माँ बाप के अचीवमेंट्स की वजह से, उसके माँ बाप ने जिंदगी में जो हासिल किया है उसकी वजह से उसका समाज में एक विशिष्ट नाम, पहचान, ओहदा, दर्जा रहता है। दूसरे भाव के सूर्य वाले व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब रहता है, अपने बच्चों से नहीं बनती। ईगो की लड़ाइयां, मन का ना मिलना, विचारों का ना मिलना, अपने और अपने घर वालों से ही, खास करके अपनी पत्नी और बच्चों से, ये बहुत मुख्य चीज है। सूर्य अगर बहुत पीड़ित हो तो पत्नी से अलगाव, तलाक तक की नौबत आ जाती है, और अगर बहुत पीड़ित ना हो, थोड़ा मोड़ा ठीक ठाक ही हो सूर्य, तो उस मामले में भी जिंदगी में एक ना एक ऐसा दौर आता ही है जब पत्नी या तो बहुत लंबे समय के लिए मायके चली जाती है, या कुछ नौकरी ही ऐसी होती है कि पति पत्नी साथ बहुत लंबे समय तक के लिए और लगातार नहीं रह पाते। थोड़ा सा इस चीज की जो है कि वो सूर्य समस्या करता ही करता है। इसके ही साथ में द्वितीय भाव का जो सूर्य है वो आदमी को जो है कि जब पीड़ित होता है द्वितीय भाव का सूर्य, तो एक बहुत खास चीज है कि ऐसे व्यक्ति को राजदंड मिलता है। तो दूसरे भाव में सूर्य होने वाले व्यक्ति को ज्यादातर सरकार से पैसे बचाने की कोशिश जो है कि बेकार जाती है। अगर ऐसा आदमी टैक्स वैक्स ना चुकाता हो, या इस प्रकार की कोई जालसाजी सरकार से करना चाहे, तो शुरुआत में हो सकता है थोड़ा मोड़ा सफल भी हो, लेकिन बाद में उसको बहुत दंड चुकाना पड़ता है, और ज्यादातर जीवन में पैसे इसी वजह से नहीं जुड़ पाते, है ना। द्वितीय भाव के सूर्य के साथ एक मुख्य समस्या यह है कि ऐसा आदमी छोटी छोटी टैक्स वैक्स की, रोड टैक्स, ये टैक्स, नॉर्मल टैक्स, जितने भी टैक्स होते हैं, बहुत प्रकार के टैक्स होते हैं, उन टैक्सों की चोरी इत्यादि करने की थोड़ी सी प्रवृत्ति रखता है कभी कभी, और उस वजह से उसको थोड़े समय के बाद, शुरुआत के थोड़े से फायदे के बाद, बाद में बहुत बड़ा झटका लगता है, और उसी वजह से वो पैसे की थोड़ी सी बचत जो है कि कर पाना मुश्किल होती है उसके लिए। द्वितीय भाव में सूर्य रहता है, व्यक्ति का आंखें कमजोर होती हैं। कभी कभी ऐसे लोगों को चश्मा लग जाता है, अगर खास करके कर्क राशि में अगर द्वितीय भाव का सूर्य हो मिथुन लगने के लिए, तो ऐसे लोगों को आंखों से पानी आने की समस्या रहती है।
अगर सिंह राशि में द्वितीय भाव का सूर्य हो जो कि कर्क लग्न में होगा, तो ऐसे लोगों को रतौंधी या रात में ना दिखना या रंगों का ठीक से ना दिखना, ऐसी भी समस्या जो है कि देखने में आपको मिलेगी। ऐसा आदमी पराक्रमी बहुत नहीं होता, बोले कि आप डर जाता है चीजों से, और अगर कभी रिस्क लेने की बात हो या किसी चीज को दाव पे लगा करके कुछ करने की बात हो, तो ज्यादातर ऐसा आदमी दाव पे लगा करके चीजों को नहीं करना चाहता, रिस्क नहीं लेना चाहता, और सेफ साइड लेकर के ही हमेशा जो है कि चलना चाहता है। या तो इसके छोटे भाई या तो इसके बहुत ज्यादा भाई बहन नहीं होते, अगर होते हैं तो बनती नहीं है। इनकी माता का जो जीवन है वो भी थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, और इनके ननिहाल पक्ष से इनके माता के जीवन में बहुत कठिनाइयां होती हैं। द्वितीय भाव का सूर्य संतान के लिए अच्छा है, संतान को अच्छी तरक्की देता है, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोगों के बच्चे जवानी में पढ़ाई लिखाई के लिए या अन्य किसी चीज के लिए इनका साथ छोड़ करके कहीं दूर चले जाते हैं। विशेष तौर पे दूसरे घर का सूर्य, आंखों से जुड़ी समस्या जो कि मैंने आपको है वो पहले बोला। अधिक गर्म खाना खाने से शरीर में पित्त का बढ़ना और कफ की कमी होना, इससे जुड़ी हुई समस्याएं देता है। कभी कभी पाचन से जुड़ी हुई भी समस्याएं देता है। इसके साथ में उच्च रक्तचाप और रक्त के अन्य विकार भी कभी कभी करता है। शत्रु ऐसे लोगों पर कभी कभी बहुत प्रबल हो जाते हैं, लेकिन ये शत्रु की प्रबलता बहुत लंबे समय तक नहीं चलती, और ये जल्द ही चीज को, मामले को अपने अनुकूल कर लेते हैं, अपने हिसाब से कर लेते हैं। इनके वैवाहिक जीवन में अगर इनकी पत्नी का अपने मायके के पक्ष से, पत्नी का अपने माँ बाप की तरफ से, भाई बहन की तरफ से ज्यादा जुड़ाव हो, तो इनका वैवाहिक जीवन उतना सुखी नहीं रह पाता। अगर पत्नी का अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से ज्यादा जुड़ाव ना हो, भाई बहन ना ही हो, तो वैसे मामले में इनका वैवाहिक जीवन ठीक रहता है यदा कदा। बट उसमें भी, लेकिन उसमें भी जो है कि जो मैंने बीच में अलगाव वाली स्थिति बताई, वो अलगाव वाली स्थिति रहती ही रहती है। सूर्य अगर पीड़ित होगा तो परमानेंट अलगाव, विवाह विच्छेद, तलाक जैसी नौबत आ जाती है। और अगर बहुत पीड़ित नहीं होता तो उस मामले में 1-2 साल के लिए अलग रहना, चाहे नौकरी में ट्रांसफर की वजह से हो या किसी वजह से, ऐसा देखने में थोड़ा प्रतीत हुआ है मुझे। किस्मत के लिए द्वितीय भाव का सूर्य अच्छा है, ऐसा व्यक्ति ज्यादातर भाग्यशाली होता है, और जीवन में 30-32 साल की उम्र पार करने के बाद भाग्य उसका अच्छा सहयोग देता है। लेकिन भाग्य के मामले में हमेशा ही एक ना एक व्यक्ति ऐसा रहता है, एक ना एक चीज भाग्य के बारे में ऐसी रहती है जिससे कि उसको लगता है कि मेरा भाग्य बट गया, या मेरा भाग्य वैसा ना हो सके जैसा कि मैं चाहता था। जैसे कि बोले कि पहले तो जीवन में कष्ट रहे, स्ट्रगल रहे, मेहनत रही, और जब मेहनत का फल मिलने का समय आया, उस समय पे कोई और जिम्मेदारी भी कंधे पे आ गई, तो उस जिम्मेदारी को पूरा करने में आदमी ठीक से जीवन का आनंद ना ले सके, ऐसी समस्याएं कभी कभी जो है कि देखने में मिलती है। किस्मत सहयोग देती है, लेकिन उस सहयोग के साथ साथ कोई लाचारी भी साथ में किस्मत जो है कि वो जोड़ देती है। मतलब एक ऐसा समझे कि घर का सुख मिला तो वो घर इतना दूर हुआ मेन मुख्य शहर से कि आने जाने के लिए वाहन की आवश्यकता पड़ी, और फिर उसमें है ना कि आने जाने में ही बहुत समय लगने लगा। या फिर बोले कि अच्छा बड़ा घर आदमी को मिला, लेकिन फिर उसमें आसपास में पड़ोसी अच्छे नहीं मिले। इस प्रकार की जो है कि कुछ समस्याएं वैसी देखने में आती है। नौकरी, व्यवसाय, व्यापार में अच्छी उन्नति करते हुए देखे जाते हैं। खास करके इनके नीचे जो लोग रहते हैं, इनके अंडर जो लोग काम करते हैं, वो इनसे कुछ खास सुखी नहीं होते, थोड़े त्रासद से ही रहते हैं। लेकिन इनके ऊपर जो होते हैं, जो इनके सीनियर होते हैं, या अगर बिजनेस में है तो जिन लोगों को ये केटर करते हैं, जिनको सर्व करते हैं, जिनके लिए काम करते हैं, वो इनसे बड़ा खुश जो है कि रहते हैं। ऐसे लोगों की रोजाना की आय या इनकम बोले तो वो इनकम अच्छी होती है, लेकिन पैसे की बचत के बारे में जैसा कि मैंने पहले बोला कि वो कुछ उतनी अच्छी जो है कि नहीं देखी गई है। खास करके ऐसे लोग पैसा बचाना चाहते हैं, बचाते हैं, और बहुत बार मैंने ऐसे लोगों को अच्छी अच्छी जगहों पे पैसा इन्वेस्ट करते, अच्छी अच्छी जगहों पे पैसा लगाते देखा भी है। अगर ठीक से सोच विचार करके पैसे लगाएं तो यहां वहां पैसे लगाने से जो है कि बाद में आशातीत लाभ भी हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब राशि के हिसाब से फल पे अगर आप आ जाएं
तो मेष लग्न से शुरू करते हैं। मेष लग्न में द्वितीय भाव का सूर्य वृष राशि में होगा। वृष राशि का सूर्य आदमी को चेहरा थोड़ा अच्छा नहीं देता, तो चेहरे में थोड़े से दाग धब्बे और इत्यादि चीजें होती हैं। महिलाओं के लिए ऐसा सूर्य अच्छा है। द्वितीय भाव के सूर्य का कुछ विशेष फल महिला के लिए जो है कि नहीं है। बस एक ये चीज है कि द्वितीय भाव में सूर्य होने से ऐसी महिला थोड़ा कटु वचन ज्यादा बोलती हैं। वो ज्यादा कटु वचन बोलने की वजह से माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन से उनकी थोड़ी ठीक नहीं बनती। और स्त्री पत्रिका में विशेष करके द्वितीय भाव का सूर्य जो है सास ससुर से भी अनुबंध कराता है, और वैवाहिक जीवन के लिए कुछ खास सुखद नहीं होता। द्वितीय भाव का सूर्य स्त्री कुंडली में विशेष करके या तो बच्चा पैदा होने में देरी होती है, अगर देरी नहीं होती तो बच्चा पैदा होने के समय कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है, रक्तस्राव इत्यादि थोड़ी ज्यादा पीड़ा होती है, या तो बच्चा देरी से होता है, या फिर अन्य प्रकार की कोई समस्या जो है कि होती है, लेकिन बच्चा होता जरूर समस्या के बाद। ये स्त्री कुंडली की विशेषता हुई। मेष लग्न की अगर बात करें तो दूसरे घर में सूर्य बैठा है। जैसा कि मैंने पहले बोला कि चेहरा कुछ उतना सुंदर नहीं देता, लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली होता है। अपने ज्ञान के दम पर पैसा कमाता है, और ज्यादातर ऐसी ही नौकरी या व्यवसाय में होता है जहां पर उसको ज्ञान के दम से पैसा कमाना हो। टीचर हो गया, ट्यूशन टीचर हो गया, पत्रकार हो गया, लेखन इत्यादि से जुड़े हुए काम, लेखन पढ़ाने, ट्रेनिंग देने इत्यादि से जुड़े हुए उसके है कि काम होते हैं। जिंदगी में पुत्र के जन्म के बाद आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होता है, और ऐसे लोग ज्यादातर जवानी में प्रेम प्रसंग में पड़ के थोड़ी बदनामी, थोड़ा खर्चा और जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सालों की बर्बादी भी जो है कि थोड़ी सी वो मोल ले लेते हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहने की चीज है। अब देखिए, यही वो चीज है जो मैंने फल अभी बोला ना, यही वो चीज है जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था कि अगर पत्रिका में द्वितीय भाव का सूर्य है और मान लीजिए कि मेष लग्न की पत्रिका है, तो यहाँ पर ये जो फल बनता है कि जवानी में लड़की, प्रेम प्रसंग इत्यादि के चक्कर में चल के आदमी अपनी जिंदगी के कुछ साल बर्बाद करता है, ये फल इतनी तीव्रता से मैंने घटित होते हुए कुंडलियों में देखा है कि अगर आप इसको नजरअंदाज करके किसी व्यक्ति के 22 से 25 साल की उम्र के बीच का आकलन करना चाहे तो वो ज्यादातर गलत हो जाएगा। इस वजह से मैंने शुरुआत में जब मैं इस सीरीज शुरू कर रहा था उस समय मैंने ये बात बोली थी कि ग्रह का जो भाव में फल है उसका विशेष थोड़ा सा आकलन करने की आवश्यकता होती है। वृष लग्न की बात करें तो वृष लग्न के लिए दूसरे घर में मिथुन राशि का सूर्य होगा। मिथुन राशि के सूर्य को अच्छा कहा गया है। ऐसे व्यक्ति की जीवन शक्ति, जिजीविषा बहुत अच्छी होती है, शरीर स्वस्थ रहता है, अच्छा अच्छा भारी शरीर होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि सूर्य जो है कि जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, ऐसे गठीले शरीर का कारक है, गठीला सुंदर बेहतरीन उसका शरीर होता है। अपने पैसों से जिंदगी में अपना घर बनाता है, आलीशान घर बनाता है। घर में लकड़ी का अच्छा खासा काम होता है। लकड़ी की चीजों का, लकड़ी के फर्नीचर का, लकड़ी के बनी हुई मूर्तियों का विशेष शौकीन होता है ऐसा व्यक्ति। जिंदगी में माँ से बहुत लाभ मिलते हैं, और कम उम्र से ही वाहन का सुख भी जीवन में जो है कि मिलता है। कभी कभी माता जी से जुड़े हुए लोग जैसे मामा इत्यादि, उनकी वजह से जीवन में थोड़े से नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। और अगर ऐसा आदमी अगर अपने मामा या मामा के परिवार के किसी मामा की बेटी, मामा का बेटा इत्यादि की अगर वो जिम्मेदारी ले, तो उस जिम्मेदारी की वजह से बहुत अनावश्यक खर्च इत्यादि भी उसको जो है कि देखने पड़ते हैं। ऐसा व्यक्ति, वृष लग्न में दूसरे भाव में सूर्य रखने वाला ऐसा व्यक्ति ज्यादातर परिवार थोड़ा बड़ा होता है, और उस परिवार का वो इकलौता सर्वोसर्वा होता है, तो उसकी ज्यादातर कमाई जो है वो परिवार का भरण पोषण करने में ही चली जाती है, और कोई छोटा परिवार होता है, बड़ा परिवार होता है। अगर मिथुन लग्न की बात करें तो मिथुन लग्न में दूसरे भाव का सूर्य कर्क राशि का सूर्य होगा। जैसा मैंने पहले बोला कि ऐसे लोगों को आंखों से पानी आने की समस्या, आंखों से धुंधला दिखने की समस्या, और मोतियाबिंद इत्यादि जैसी चीजें होने की बड़ी संभावना रहती है। तीसरे भाव के स्वामी के द्वितीय भाव में रहने से आदमी को पराक्रम से धन कमाना पड़ता है। पराक्रम से धन कमाना, जब हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो एक प्रकार से कहने का मतलब यही है कि इसके लिए धन कमाना थोड़ा मुश्किल होता है।
पराक्रम से धन कमाना मतलब आप ये समझिए कि जितनी बार पानी पीना है उतनी बार कुआं खोदना है। मतलब कि हर महीने हर महीने की शुरुआत, हर महीने के अंत में इस बात की चिंता कि भाई अगले महीने ये 4 चीजें देनी है, किराया देना है, ये करना है, वो करना है, उसका पैसा कहाँ से आएगा। तो जब हम कहते हैं कि पराक्रम से धन कमाता है, तो उसका ये मतलब है कि ऐसे व्यक्ति को धन कमाने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा मुश्किल होता है उसके लिए धन कमाना, और उसको जो है कि थोड़ा प्रशस्त नहीं है धन का मामला। अगर छोटे भाई बहन हो तो परिवार में बड़ी तरक्की होती है, अगर छोटे भाई बहन नहीं होते तो इस आदमी का जीवन, शुरुआती जीवन कम से कम 30-32 साल की उम्र तक का, वो कुछ थोड़ा अच्छा उतना नहीं होता। और विशेष तौर पे अगर आदमी बिजनेस में हो, ऐसा व्यक्ति, तो बहुत लाभ कमाता है। लेकिन अगर बिजनेस में ना हो तो नौकरी पेशा व्यक्ति, जो मिथुन लग्न के हैं, जिनके दूसरे भाव में सूर्य है, उनके लिए ये स्थिति आर्थिक तौर पे बहुत ही ज्यादा जो है कि पीड़ादायी है। और विशेष करके घर बनाने में, गाड़ी खरीदने में इनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लोन इत्यादि लेकर के ही ये घर गाड़ी बना पाते हैं अपने जीवन में। और उसमें भी जो है कि वैसा नहीं बना पाते जैसा कि चाहते हैं। असंतुष्टता या असंतोष का एक भाव जो है कि हमेशा ही देखने की में मिला है मुझे। अगर वहीं पर हम कर्क लग्न की बात करें तो कर्क लग्न के व्यक्ति के लिए दूसरे भाव में अपनी राशि का सूर्य होगा। मैंने जैसा पहले बोला, रंगों का ना दिखना रतौंधी जैसी कुछ छोटी मोटी समस्याएं देता है, पर उसके साथ जो है कि धन के लिए बहुत अच्छा है। आदमी बहुत ही संपत्तिशाली, बहुत ही अमीर, बहुत ही पैसे वाला होता है, अच्छा परिवार होता है, परिवार का बहुत नामी गिरामी परिवार से होता है, अपने परिवार के नाम की वजह से जाना जाता है। जिंदगी में बहुत सारे लोग इसके सहयोगी होते हैं, अच्छा पैसा कमाता है। आंखें थोड़ी कमजोर रह सकती हैं, बट लेकिन उसके बावजूद जिंदगी में धन की, प्रभाव की, इन सब चीजों की कोई विशेष कमी इनको नहीं होती। अच्छा जीवन जीते हैं, सुखी रहते हैं। सिंह लग्न के लिए अगर मैं बात करूं तो सिंह लग्न के लिए द्वितीय भाव का सूर्य कन्या राशि का सूर्य होता है। कन्या का सूर्य गोल बिंदु के पास का सूर्य है, अच्छा नहीं मानेंगे इनको, सूर्य थोड़ा सा कमजोर रहता है सिंह लग्न वालों के लिए, कन्या राशि का। ये जीवन में अमीर होते हैं, परिवार में मुखिया होते हैं, घर में हो सकता है सबसे बड़े भी हो, इनसे बड़ा कोई भाई ना हो। आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। ज्यादातर ऐसे लोग या तो सरकारी नौकरी में होते हैं, ज्यादातर तो सरकारी नौकरी में ही होते हैं, थोड़े मोटे बच्चे कुछ जो होते हैं वो बिजनेस में भी होते हैं। अगर नौकरी भी करते हो तो वो नौकरी भी सरकारी नौकरी की जैसी ही होती है, परमानेंट नौकरी टाइप। जिस भी संस्थान में होते हैं अच्छी खासी स्थिति में होते हैं, ऊंचे पोजीशंस में होते हैं। ठीक है, परिवार उतना बड़ा नहीं होता, परिवार छोटा ही होता है। तो विशेष तौर पे जो है कि आंखों से, गर्दन से जुड़ी हुई कमजोरियां रहती हैं, चेहरे पे भी जो है थोड़े दाग धब्बे देता है। और उसके साथ ही साथ में पिता की मृत्यु के बाद अगले 5-6 साल जीवन थोड़ा कष्टकर, थोड़ा सा कष्ट में इनका जीवन होता है। अगर ज्योतिष में रुचि है तो बहुत अच्छे ज्योतिषी भी बनते हैं। बात करें कन्या लग्न की, तो कन्या लग्न के लिए दूसरे भाव का सूर्य नीच का सूर्य होता है। नीच का ग्रह बहुत पैसा देता है। कन्या लग्न का व्यक्ति जिसके दूसरे भाव में नीच का सूर्य हो, वो जिंदगी में बहुत अमीर, बहुत पैसे वाला, बहुत धनवान होता है। लेकिन शुरुआती जीवन में, विशेष करके 24 से 25 साल के दौरान, इनको जिंदगी में बहुत मेहनत, कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद ही जिंदगी में सफलता इनके कदम चूमती है। खास करके क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में है, तो जिंदगी में गलत फैसले लेने की वजह से, गलत लोगों के ऊपर भरोसा करने की वजह से जिंदगी में बहुत सारे अवसर और बहुत पैसा ये बर्बाद भी कर देते हैं। लेकिन अंतोगत्वा जीवन में अमीर होते हैं, पैसे का इनको सुख होता है। लेकिन इनको इन्वेस्टमेंट करना या कहीं पर पैसा सोच समझ करके लगाना चाहिए। ज्यादातर सोचने समझने में गड़बड़ी या जल्दबाजी की वजह से गलत जगह पर पैसा लगा करके जीवन में नुकसान भी उठा सकते हैं। आंखों की कमजोरी होती है, चश्मा लगा रहता है, और उसके साथ में आवाज और बोली में तलखी होती है। और ज्यादातर इनके बनते बनते काम इनकी बोली, वाणी और वाणी पर संयम ना होने की वजह से बिगड़ भी जाते हैं। अगर तुला लग्न की बात करें तो तुला लग्न में द्वितीय भाव में एकादशी से सूर्य बहुत ही अच्छा धन योग बनाता है। फिर से ऐसा व्यक्ति बहुत ही अमीर, बहुत ही संपत्तिशाली, अच्छे घर परिवार से होता है। घर परिवार में सबसे बड़ा भी हो सकता है इससे बड़ा कोई भाई बहन ना हो, और अगर बड़ा हो भी तो भी इसको ही जो है कि घर की सारी मुख्य जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। पैसे वाला होता है, संपत्तिशाली होता है, प्रभावशाली होता है। और उसके साथ ही में
एक अच्छा जीवन व्यतीत करता है। जिस स्टार्ट ऑफ लाइफ में मैं कहता हूँ कि होता है ना, आदमी मिडिल क्लास में पैदा हुआ लेकिन अपनी मेहनत से अमीर हो गया, तो जिस भी तबके में पैदा होता है उससे एक तबका ऊपर जा करके ही अपना जीवन ये व्यक्ति निर्वाह करता है, अच्छा जीवन जो है कि जीता है। अगर वृश्चिक लग्न की बात करें तो दसम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में होता है। वृश्चिक लग्न में द्वितीय भाव का सूर्य ज्यादातर सरकारी नौकरी देता है। अगर सरकारी नौकरी ना भी दे तो आदमी जहां पर भी हो वो ऊंचे अच्छे प्रतिष्ठित पोजीशन पर होता है। इसके भीतर हजारों हजार लोग काम करते हैं। घुटने, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई कमजोरियां थोड़ी सी देता है, लेकिन काम के मामले में, नौकरी व्यवसाय के मामले में, अगर बिजनेस करता हो, अगर व्यवसाय करता हो, तो जो सर्विंग होता है ना, जितने लोगों के साथ भी बिजनेस करता है वो बहुत बड़ा होता है। तो बहुत लोगों के साथ बिजनेस करता है, मतलब छोटा मोटा बिजनेस नहीं, बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा व्यापार होता है। ज्यादातर तो सरकारी नौकरी में उच्च पदासीन होते हैं। अगर सरकारी नौकरी में उच्च पदासीन ना हो तो जो भी काम करते हैं उसमें उच्च पदासीन होते हैं। जिंदगी में मान सम्मान, इज्जत, पैसा, शोहरत, ये नौकरी के मामले अच्छा होता है। मतलब पद प्रतिष्ठा, मुख्य तौर पे पैसे मैं उतने नहीं बोलूंगा, लेकिन पद प्रतिष्ठा जो है कि वो बहुत अच्छी होती है। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़े, कि देखिए लग्न, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थीय जो चार भाव होते हैं, ये चार भाव आदमी का बचपन का, अगर इन चार भावों में पापी ग्रह बैठे हों तो आदमी को 25, 26, 27 साल की उम्र तक स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद जो है कि ग्रह के अच्छे फल वो दिखने शुरू हो जाते हैं, और विशेष तौर पे ग्रह की दशा अंतर दशा में जो भी ग्रह के फल है वो और मुख्यता से और प्रबलता से जीवन में आते हैं। अगर मैं धनु लग्न की बात करूं तो धनु लग्न में नवम भाव का स्वामी सूर्य द्वितीय भाव में बैठा होता है। ज्यादातर नवमेश के द्वितीय भाव में बैठने को मैं अच्छा नहीं मानता, क्योंकि वो अपने नवम भाव से छठे भाव में होते हैं। ऐसा व्यक्ति पैदा तो अच्छे परिवार में होता है, घर परिवार का सहयोग भी रहता है, लेकिन जिंदगी में गलत फैसलों की वजह से और अपने गलत व्यवहार की वजह से बहुत सारे लोगों को और पैसे को खो भी सकता है। ज्यादातर ऐसे व्यक्ति पर घर की जिम्मेदारी जल्दी ही आ पड़ती है। पिताजी या तो उतना सहयोग नहीं करते या साथ में नहीं रहते, जैसा कुछ भी हो, उस वजह से जो है कि उसको अपने घर के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। और किस्मत इनका सहयोग नहीं देती, ये बात मैं बोलूंगा, लेकिन इसमें मैं किस्मत का दोष ना देकर के इस व्यक्ति के खुद के ही सोच, विचार, समझ और इसके काम करने के तरीके को ही मैं थोड़ा ज्यादा दोषी ठहराऊंगा, कि ये चीजों को ठीक से समझता नहीं और उस प्रकार से नहीं करता जिस प्रकार से चीज को की जानी चाहिए। उस वजह से जिंदगी में बहुत सारे अवसर और बहुत सारे पैसे को बर्बाद कर लेता है। ऐसा व्यक्ति ज्यादातर अगर बिजनेस में हो तो थोड़ा ठीक कर सकता है, बाकी अगर सरकारी नौकरी का ट्राई करे तो मुझे लगता है कि ऐसे में वो अपना जो है कि समय ही सरकारी नौकरी ट्राई करते हुए बर्बाद करता है और कुछ खास सफलता नहीं प्राप्त करता। आगे चलें तो मकर लग्न आता है। मकर लग्न में अष्टम भाव का स्वामी सूर्य द्वितीय भाव में बैठा हुआ अगर पाप ग्रह से पीड़ित ना हो तो माँ बाप के द्वारा बहुत जमीन जायदाद संपत्ति का लाभ कराता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन थोड़ा सा जो है कि इसको मैं मध्य आयु की कैटेगरी में रखूंगा, इसको मैं जो है कि दीर्घायु नहीं रखूंगा। तो जीवन थोड़ा सा मध्यायु होता है। ज्यादातर चेहरे से, गले से, वाणी से, आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं रहती हैं। धन के मामले में कभी कभी अकस्मात बहुत लाभ और कभी कभी अकस्मात बहुत हानि भी हो जाती है। इसके साथ में जैसे ही हल्का सा धन का संचय हो वैसे ही कोई ना कोई खर्चे का स्रोत खुला रहता है, जिस वजह से जिंदगी में बहुत पीड़ित, बहुत दुखी रहता है। परिवार में भी ज्यादातर कुछ दुर्घटनाएं घट जाती हैं, जिन दुर्घटनाओं की वजह से इसके कंधे का अनावश्यक चीजों का बोझ आ जाता है और उस बोझ के तले, उस बोझ के अंदर रहते हुए ये कुछ खास तरक्की नहीं कर पाता, ऐसा कहना चाहिए। कुंभ लग्न की पत्रिका में सप्तमे से सूर्य द्वितीय भाव में आते हैं, मारक योग बनता है। एक मारक भाव का स्वामी दूसरे मारक भाव में आया, ऐसे व्यक्ति का ज्यादातर जीवन लंबा नहीं होता, मध्यायु कैटेगरी बोले फिर से। उसके साथ में वैवाहिक जीवन मधुर नहीं होता, वैवाहिक विसंगतियां, विवाह में अलगाव, तलाक, रोज के लड़ाई झगड़े, असंतुष्टि विशेष तौर पे होती है।
साथ ही में स्वास्थ्य भी कुछ अच्छा नहीं रहता, मनोदशा भी कुछ ठीक नहीं रहती। आदमी ज्यादातर यहाँ वहां घूमने फिरने का शौकीन होता है, और वो घूमने फिरने से कुछ खास विशेष इसको लाभ भी नहीं होता, दोस्ती यारी में भी बहुत नुकसान खाता है। लेकिन शादी के बाद हल्का हल्का करके आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू होता है। अगर सोच समझ करके बिजनेस करे, या सोच समझ करके यहाँ वहां पैसे का निवेश करे, अच्छी जगहों पर पैसे का निवेश करे, तो जिंदगी में बहुत धनी भी देखे गए हैं। लेकिन विशेष तौर पे कमर की समस्या, गुप्त रोग, आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं, दृष्टि का दोष, ये सारी बीमारी रहती है। और विशेष तौर पे ऐसे व्यक्ति की मुख्य समस्या यह होती है कि ये या तो किसी भी चीज को बहुत हल्का समझता है, बहुत हल्के से लेता है, जिस वजह से ठीक से तैयारी नहीं करता और अंत में मात खाता है, या बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेता है, जिस वजह से बहुत ज्यादा सोच विचार करने लगता है, और उस सोच विचार के चक्कर में जो है कि फिर पहले ही भयभीत हो जाता है और सफलता नहीं प्राप्त करता। आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा है, ऐसा व्यक्ति जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करता है, और चाहे जिंदगी का कोई भी पक्ष बेहतर ना हो, वैसे विवाह के बाद चीजें बहुत बेहतर होने लगती हैं, होने लगेंगी। तो चाहे कोई भी पक्ष बेहतर हो या ना हो, लेकिन आध्यात्मिक पक्ष में जो है कि बहुत विशेष उन्नति करते हुए ऐसे लोग देखे गए। आखिरी मीन लगन की बात करते हैं। आखिरी मीन लगन में छठे भाव का स्वामी सूर्य द्वितीय भाव में उच्च होगा। ऐसे आदमी को बिजनेस नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। नौकरी करने में अच्छा है, अगर फिर भी बिजनेस करना चाहें तो एक बिजनेस वो होता है जिसमें आप दूसरे को सेवाएं देते हैं। तो दो प्रकार के बिजनेस मैं समझता हूँ। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, जहां आप किसी सामान को बना रहे होते हो और आदमी उसको खरीदता है। दूसरा होता है सर्विस डिपार्टमेंट, जहां पर कि आप किसी को सेवा अपनी दे रहे होते हो, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, सेवा देने वाले हो गए। इसमें लॉयर भी है सेवा देने वाले, ज्योतिषी भी सेवा देने वाले ही होते हैं। ऐसे सेवा देने वाला बिजनेस इनके लिए ठीक होता है, नहीं तो ज्यादातर तो बिजनेस नहीं करना चाहिए। नौकरी ही जो है कि वो अच्छी होती है। आर्थिक स्थिति बढ़िया रहती है। ज्यादातर घर में लोग बीमार रहते हैं और उनके इलाज में ही इसका खर्चा होता रहता है, पैसे जाया होते रहते हैं। इसका खुद भी शारीरिक गठन कमजोर होता है, यदा कदा बीमार पड़ता रहता है। आंखों से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई, आमाशय से जुड़ी हुई मुख्य बीमारियां इसको रहती। लेकिन पैसे वाला होता है, धनी होता है। खास करके सूर्य को बूढ़ा ग्रह कहा गया है, अधेड़, बूढ़ा भी ना बोले, अधेड़ को। तो सूर्य को अधेड़ ग्रह कहा गया है। तो अधेड़ उम्र जो होती है, मतलब 52 52 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक, जिसको अधेड़ उम्र बोलेंगे। सूर्य के फल जो है वो अधेड़ उम्र में और अधेड़ उम्र के बाद अच्छे दिखते हैं, है ना, ज्यादा आदमी को महसूस होते हैं। तो जो है कि मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, खास करके वो अधेड़ उम्र में, और वो अधेड़ उम्र के बाद जो है कि वो आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया होने लगती है। वाणी और मुंह से जुड़ी हुई समस्या होती है, मुंह से, गले से, थ्रोट रोड से जुड़ी हुई, इन सबसे जुड़ी हुई समस्या होती है। और केवल आर्थिक पक्ष है जो वो बेहतर रहता है, और जो है कि पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद का भी लाभ इनको होता है, मीन लगन के द्वितीय भाव में सूर्य रखने वाले व्यक्तियों को। यह मैंने आपको संक्षेप में द्वितीय भाव में सूर्य का फल बोला। इस फल को बहुत विस्तार में ले जाया जा सकता है, लेकिन मेरी इसमें मुख्य कोशिश यही रही कि मैं आपको वही फल बताऊं जो कि मैंने अनुभवजन्य देखे हैं, और किताब से रटी रटाई बातें ना बताऊं। मैं जब ज्योतिष पढ़ाता भी हूं तब भी किताब से रटी रटाई बातें नहीं पढ़ाता। जब पत्रिका देखता भी हूं तो भी किताब से रटी रटाई बातें नहीं देखता, है ना। वैसे ज्योतिष में देखिए, पुस्तकें तो हर विषय में पढ़ना आवश्यक होता है, लेकिन मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि पढ़ाते हुए, पत्रिका देखते हुए, या मैं एज अ ज्योतिष किताब से या किसी और आदमी की लिखी हुई बातों को रटे रटाए प्रकार से पढ़ता नहीं। उसको समझ करके अपने अनुभव जन्य जो मैंने फल देखे हैं वही फल मैं बोलता हूँ, वही फल मैंने बोले हैं, वही फल मैं पढ़ाता हूँ, वही फल आपको पढ़ाया है। यहाँ पर जो है कि आम लोग जो है उनको शायद ग्रह कब पीड़ित है, कब पीड़ित नहीं है इत्यादि ये सब जानने में थोड़ी समस्या होगी। एक दो कमेंट मैंने देखा है, तो कोई वो कमेंट कर रहे थे कि वो मेरा सूर्य तो सर युवा अवस्था का है और फिर भी मुझे खराब फल मिल गया। भाई युवा अवस्था क्या होती है? आप कहें कि भाई सर ग्रह 0 से 5 डिग्री का होता है तो बाल हो जाता है या मृत हो जाता है, यही युवावस्था का कॉन्सेप्ट है। बृहत पराशर में ये बात लिखी है, लेकिन ये चीज अच्छी चीज नहीं है ना, ये अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मेरी समझ पे जाए तो ये
बृहत पराशर में ये युवावस्था बाल अवस्था जो लिखी हुई है वो बेकार की चीज है, वो कुछ काम नहीं आती। अब इसमें कुछ लोग इस बात को लेकर के लड़ भी सकते हैं कि सर ऋषि के लिखे हुए पुस्तक को आप ऐसा कैसे कह रहे हो। तो अगर आपने बृहत पराशर पढ़ी हो तो आपको पता हो कि मैत्रेय पूछते हैं पराशर से प्रश्न और पराशर जवाब देते, तो लिख कौन रहा है? पराशर के लिख तो कोई तीसरा व्यक्ति रहा है ना। खैर, समय के साथ, क्योंकि बृहत पराशर का कोई एक मैन्युस्क्रिप्ट हो वो नहीं है, बहुत लोगों ने अपने अपने मैन्युस्क्रिप्ट लिखे हुए, बहुत लोग बताते हैं हमने यहाँ से मैन्युस्क्रिप्ट निकाला वहां से निकाला, और किसी भी दो वर्जन में जो है कि सामंजस्य नहीं है पराशर के, है ना। तो बृहत पराशर के श्लोक जैसा कि हमने केरल परंपरा में सीखा है, जैसे कि केरल परंपरा में हमें बताया गया है कि बृहत पराशर का हर एक श्लोक जो है कि वो ऑथेंटिक नहीं है, हर एक श्लोक जो है सही नहीं है, असली नहीं है। तो खैर, इस विषय पर कभी और चर्चा करेंगे। सार संक्षेप में यही बात है कि युवावस्था बेकार की चीज है। आप में से जिन लोगों को ठीक से ज्योतिष पता होगी, जो लोग ठीक से पढ़ना लिखना जानते होंगे ज्योतिष को, जो प्रकांड विद्वान है, कभी कभी प्रकांड विद्वान भी गलती कर देते हैं वैसे, जो प्रकांड विद्वान है उनको ये पता होगा कि ग्रह अस्त होने के पहले बाल अवस्था मृत अवस्था में होता है, सॉरी वृद्ध अवस्था में होता है। ग्रह अस्त होने के पहले वृद्ध अवस्था में होता है, जब ग्रह अस्त होता है तो मृत होता है, और अस्त से उदय होने के बाद बाल अवस्था होता है। गुरु और शुक्र का उदय और अस्त विशेष तौर पे इस पद्धति से विचार किया जाता है मुहूर्त के ग्रंथों। तो अब आप एक बात बताइए, जब वहां पर वो बाल वृद्ध इत्यादि अवस्था है ही, तो यहाँ पर ये बाल वृद्ध इत्यादि अवस्था डालने की क्या आवश्यकता है? तो ये थोड़ा जो है निराधार सी चीज है। ये बाल अवस्था वृद्ध अवस्था युवा अवस्था ये बेकार की अवस्था है, इनका कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर पराशर की आपको कोई अवस्था इस्तेमाल करनी हो तो नेत्रपानी इत्यादि द्वादश अवस्था, स्वस्थ प्रमुदित शांत विकल्प दीन इत्यादि अवस्था, इन्हीं को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये ऑथेंटिक है, प्रॉपर है, ये पराशर के द्वारा लिखी गई है। ये बाल मृत इत्यादि अवस्था जो है वो पराशर के द्वारा नहीं लिखी गई। इसमें आपको छोटा सा एक उदाहरण और दे देता हूँ कि ये इतनी बेकार क्यों है। अगर आपने पराशर ही पढ़ी हो तो पराशर में जैमिनी का हिस्सा भी आता है, वो मिनट के हिसाब से आत्मकारक इत्यादि निकालते हैं। खैर मैं सॉरी वो डिग्री के हिसाब से आत्मकारक इत्यादि निकालते हैं, मैं डिग्री से आत्मकारक नहीं लेता, मेरा पद्धति थोड़ा अलग है, जो मैंने खुद खोज करके निकाला है उसको नहीं बात करते। आप खुद पराशर की पुस्तक पढ़िए, पराशर बोलेगा जो ग्रह सबसे कम अंश का होगा वो दार कारक होगा। अब बाल वृद्ध अवस्था के हिसाब से तो दार कारक हमेशा मृत होगा, और जो सबसे अधिक डिग्री वाला अंश है वो आत्मकारक होगा, और फिर पराशर के हिसाब से आत्मकारक हमेशा वृद्ध होगा। वृद्ध ग्रह फल नहीं देता, बाल ग्रह भी फल नहीं देता। तो जब आत्मकारक वृद्ध हो गया वो फल नहीं दे रहा, दार कारक मृत दार कारक बाल हो गया वो भी फल नहीं दे रहा, तो फिर आत्मकारक दार कारक कैसे? फिर क्या बात बोलना चाह रहे हैं पराशर? समझ रहे हैं आप मेरी बात? पराशर की ही दोनों बातें, सबसे अधिक मिनट का ग्रह आत्मकारक होता है, आत्मकारक कुंडली का राजा होता है, पराशर नहीं ये बात। और आत्मकारक बड़ा बलशाली होता है, पराशर ही कहते हैं। फिर पराशर के आप बाल वृद्ध अवस्था को लगा दोगे तो सम राशि विषम राशि के हिसाब से कभी आत्मकारक जो है मृत हो जाएगा, कभी आत्मकारक वृद्ध हो जाएगा। तो इस हिसाब से आत्मकारक का फिर कुछ फल ही नहीं होना चाहिए, लेकिन पराशर खुद आत्मकारक का फल बोल के गए हैं। अगर आप जो पराशरी जो पढ़ते हैं लोग, अगर आप उसको देखोगे तो भाई पृष्ठ पे पृष्ठ भरे हुए हैं, आत्मकारक के फल के ऊपर आत्मकारक का फल, कारकांश का फल। तो ये दोनों बातों की संगति नहीं बैठती ना। लेकिन दुख की बात यह है कि आज के समय में लोग रट्टा मार के ज्योतिष ज्यादा पढ़ लेते हैं, और परंपरा के ज्ञान से तो वंचित है ही, मुझे लगता है कि बुद्धि और दिमाग से भी वंचित है थोड़े से, है ना। तो खैर अलग चर्चा का विषय है, उस पर मैं अभी नहीं जाना चाहता, है ना। चैनल पे आप जुड़े रहेंगे तो आगे जो है कि मैं इन सब टेक्निकल विषयों पे और ज्योतिष के विषय में कैसे भ्रांति फैल गई है, कैसे गलत चीजें फैल गई हैं, कैसे बिना सोचे समझे ज्योतिष हो रही है, जिसकी वजह से इतना हमारी भारतीय विद्याओं का जो है कि पतन हो चुका है, उस पर मैं आगे चल करके बात करूंगा। आज के लिए केवल इतना ही। यहाँ मेरा मंशा, जो मैंने अंत में बात बोली, उसमें मेरी मंशा कुछ ठेस वेस पहुंचाना किसी को नहीं है। मेरी मुख्य मंशा यही है कि आप सब लोग विद्वान हैं, मुझसे भी ज्यादा विद्वान है, तो आप सब लोग इन कुछ बिंदुओं पर गंभीरता से मुख्यता से विचार करें, और अगर मुझे पात्र समझे तो उस विचार से मुझे भी अवगत कराएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी समस्या मुसीबत दिक्कत हो, कोई कंटेंट समझ में ना आ रहा हो, देखिए पत्रिका का विश्लेषण तो फिर कमेंट में नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपको अपनी कोई बात रखनी हो, कोई सुझाव देना हो, या कोई प्रश्न हो, कुछ समझ में ना आता हो, तो कमेंट करें। कमेंट करने में कतई भी संकोच ना करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।